Once again, good morning to all. फेडरलिज्म जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, उसमें हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने यह देखा कि टेंशन जो बेल्जियम में थी, टेंशन जो बेल्जियम में थी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए दूर किया। और इसी क्रम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई बेल्जियम में, बेल्जियम एक फेडरल कंट्री हो गया। फेडरल कंट्री कहने का मतलब है कम से कम 2 लेवल होगी सरकार की, 2 लेवल याद रखिएगा, ऑर्गन नहीं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए काम करे, फिर रीजनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर या प्रोविंस के लेवल पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में सरकारें होंगी। अपने देश में 3 लेवल है। इन आवर कंट्री देयर इज 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस हैज 3 लेवल इन इंडिया: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एज वेल एज गवर्नमेंट फॉर लोकल एरिया, नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर हम लोगों ने फेडरलिज्म की परिभाषा देखी। वी आल्सो स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम और यूनिटरिज्म। हम लोगों ने फेडरलिज्म के फीचर को भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फेडरेशन 2 तरीके से बनता है। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ आते हैं। होल्डिंग टुगेदर में कोई एक देश है, ऑलरेडी वो देश है, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट स्टेट्स क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, ठीक है, प्रोविंस बनाती हैं फॉर accommodate diversity to make the administration easy। भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसेंट ईयर में जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, उसके स्टेटहुड को संसद ने, सरकार ने अमान्य कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उस एरिया में आज के डेट में 2 यूनियन टेरिटरी है। फिर आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि राज्यों का निर्माण हुआ। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड का निर्माण बिहार के टूटने से हुआ, ठीक है। झारखंड और आज का बिहार ये कलेक्टिवली बिहार था, पर झारखंड को के जो एरिया है उसको नाम दिया गया झारखंड, वह एक अलग स्टेट हुआ। और ऐसा तब होता है जब राज्य की विधानसभा और सेंटर में जो पार्लियामेंट है वहां विधेयक पास होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? तो जो फेडरलिज्म के फीचर है, फेडरल सिस्टम के फीचर हैं, वे यहां मौजूद हैं। फेडरल सिस्टम के फीचर हैं, फेडरल सिस्टम का फीचर है नंबर 1, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में 3 लेवल है, ठीक है। ईच सिटीजन गवर्न बाई ईच लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, भारत की जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, कोई प्रेशर नहीं उसके ऊपर है, ठीक है। रेवेन्यू क्लियरली डिवाइडेड बाय द प्रोसेस, और यू कैन से बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ आपको इंडिया में मिलता है। इसमें व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एक पॉइंट की विशेष चर्चा है, और वह विषय है अबाउट द लिस्ट। और बच्चों के कल मैं बता रहा था कि इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ जिक्र है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कुछ नया चीज नहीं है,
for you people, you already studied it in standard 8 and 9 also, even 7 also. तो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वह 3 लिस्ट के विषय में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यू ऑलरेडी स्टडीड इट अबाउट दिस लिस्ट इन स्टैंडर्ड 7, 8 एंड 9 आंसर। केवल यहाँ जो नाम है उस पर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आपके आंसर गलत हो सकते हैं। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, और ये थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किनके बीच है? तो यह है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। ये जितने भी लिस्ट हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है या कानून में बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में दोनों, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो 3 लिस्ट है इनमें पावर डिवाइडेड है, और पावर डिवाइड है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बातें, इतनी बातें अब तक हम लोग समझ चुके हैं। 10A और B जो सेक्शन है उसमें मुझे कलेक्टिवली ऑनलाइन क्लास मिला है। तो जब उनका ऑनलाइन क्लास होगा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, जो भी प्रश्न होंगे बच्चों के यहाँ तक की पढ़ाई के, उसको मैं उस दिन, ठीक है, आंसर करूंगा। नाउ फ्रॉम हियर आई हैव टू मूव। ठीक है, इतनी पढ़ाई कल तक हो चुकी है, वीडियो अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, वीडियो जो है धीरे धीरे वो आपको यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, और जिनको समझना होगा वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछने के लिए भी फ्री हो। ठीक है, मैं बार बार आपको इनकरेज करता हूं कि आप अगर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन टाइप करते हो तो मैं उसका आंसर देने का प्रयास करता हूं। ओके, सो इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, पुट इट इन चैट बॉक्स। बराबर मैं उस पर नजर रखता हूं एंड आई ऑलवेज ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन। चैट बॉक्स में आप आंसर नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, यू कैन पर्सनली सेंड द क्वेश्चन टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगला जो पॉइंट है वह है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस कैसे होता है। ठीक है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, तो इसमें भी देखा जाए तो फीचर्स की ही चर्चा होती है। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा? तो फेडरलिज्म किसी एरिया में प्रैक्टिस होगा जब वहां कम से कम 2 लेवल हो सरकार की। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो, रिटन हो। कैसे प्रैक्टिस होगा? जब उस एरिया का, उस कंट्री का कोर्ट इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस होगा फेडरलिज्म? जब हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करें। फेडरल सिस्टम में अपनाने का फेडरलिज्म का मुख्य मकसद है कि यूनिटी लाना, और यूनिटी कैसे आएगी? बाय अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। देश के सीमा के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करना, और अकोमोडेशन होगी डाइवर्सिटी की तो वह यूनिटी लाएगी। किताब में क्या लिख रहा है उसको देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मैंने अभी बात की फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए क्लियर, रिटन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हुए वे जरूरी हैं फेडरलिज्म के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बोलेगा कि कोर्ट इंडिपेंडेंट होंगे, कम से कम 2 लेवल होंगे, जुरिस्डिक्शन क्लियर होगा, कौन कितना कहाँ काम करेगा। If federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो फेडरलिज्म के प्रैक्टिस में कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल है, और
कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जरूरी है पॉलिटिकल प्रैक्टिस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रैक्टिस। संविधान सभा में संविधान बनकर तैयार हो गया, जो डिफरेंट लीडर्स थे वे अपना भाषण वहां रख रहे थे, वे अपने स्पीच दे रहे थे। बी आर अम्बेडकर ने अपने स्पीच में कहा कि दुनिया का खराब से खराब संविधान अच्छा हो सकता है अगर उसके लागू करने वाले अच्छे, और अगर लागू करने वाले खराब हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो दुनिया का अच्छा सा अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान बुरा है फिर भी वो अच्छा हो, तरीके से इंप्लीमेंट हो तो अच्छाई लेकर के आएगा, और अच्छा बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब किसी बच्चे के पास सोशल साइंस की 10 किताबें होंगी, ठीक है, दिस लाइक दैट लाइक फलना ठिकाना, 10 पब्लिकेशन की किताबें और पढ़े कुछ भी नहीं हो। दूसरा बच्चा है केवल एनसीईआरटी की किताब है लेकिन पढ़ रहा है अच्छे से, काफी है टू गेट 80 आउट ऑफ 80। सिमिलरली विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन, ऑन द पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट। नाउ, तो जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, नेचर है, उसने भी फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया है। दिस इंश्योर्ड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। जो ये हमारा प्रैक्टिस है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, पॉलिटिक प्रैक्टिस, यह रेस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी को, ठीक है, यह डिजायर हम लोग में लेकर के आता है कि हम साथ रहेंगे, और फेडरलिज्म के स्पिरिट को मानेंगे कि पावर डिवाइडेड होना चाहिए, एटलीस्ट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। कुछ जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिसेस हिंदुस्तान में हुई, जहां समस्याएं थी, जहां संघर्ष हो सकता था, स्ट्रगल, व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, संघर्ष हो सकता था, लेकिन उन संघर्षों को हमने बहुत ही खूबसूरती से हमारे नेताओं ने टाला, और उसमें एक बड़ी बात है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट जो टर्म है उसी से क्लियर है, लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य। बहुत सारे राज्य हैं, नाम लीजिए, भाषा क्लियर, ठीक है, वेस्ट बंगाल बंगाली भाषा, महाराष्ट्र मराठी। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं कि नाम से वहां की प्रमुख भाषा भी झलकती है, या फिर कह सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ क्योंकि वहां के लोग उस भाषा को बोल रहे थे। तमिलनाडु तमिल भाषा, उड़ीसा उड़िया, गुजरात गुजराती भाषा, ठीक है, पुष्कर टेनवी ने नाम लिखा है तमिलनाडु, यस यू आर राइट। तो ऐसे स्टेट्स हैं, उनके नाम से वहां की प्रमुख भाषा आप गेस कर सकते हो, ठीक है। इनमें से बहुत सारे राज्यों का निर्माण तो भाषा के चलते ही हुआ। वहां के लोगों ने डिमांड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव ए स्टेट। जब यह डिमांड स्वतंत्र भारत में सामने आ रही थी तो सरकारों की नींद उड़ी हुई थी, नेताओं में काफी गहन चिंतन हुआ, दे डिस्कस्ड इट सीरियसली। डिस्कशन में कुछ का राय था कि टू क्रिएट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विल हार्म द यूनिटी ऑफ द कंट्री। एट द सेम टाइम देयर वर मेनी लीडर्स who argued that no, this will actually strengthen our unity। तो दो तरह के तर्क थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए हानिकारक होगा। बहुतों का यह मानना था नहीं,
बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ का था, चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। आप और बहुत सारे फिर राज्य आगे भी चलकर बनते रहे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। अब जैसे झारखंड बना, तो झारखंड बनने के पीछे भाषा नहीं थी। झारखंड बनने के पीछे मुख्य कारण ज्योग्राफिकल यूनिट थी, और ठीक है, और कम्युनिटी वाली बात भी थोड़ी थी। मुख्य बात ज्योग्राफिकल यूनिट थी। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा शेड्यूल ट्राइब का एंगल भी था कि यह एरिया जो है जंगल वाला एरिया है। ठीक है, और आदिवासी बहुल एरिया है। सिमिलरली तर्क जो है आपको दिए गए छत्तीसगढ़ बनने में भी। ठीक है, सिमिलरली उत्तराखंड का जिक्र, लेकिन वहाँ एसटी फैक्टर नहीं था, कि वहाँ ज्योग्राफिकल फैक्टर थे और कुछ और फैक्टर था कि छोटा राज्य हो जाएगा तो डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि छोटे राज्य होंगे डेवलपमेंट होंगे, पर यह तर्क सही नहीं है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बी आर अम्बेडकर ने कहा, राज्य को लेकर के भी बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं, मैं भी मानता हूं। राज्य छोटा होने से तरक्की होगी, जरूरी नहीं है। तरक्की उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, गवर्नेंस चलाने वाले के मेंटेलिटी पर भी डिपेंड करती है, और इसमें लोगों का योगदान भी होता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग तो छोटे हो, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, मैं उस समय उस एरिया में था जो आज के डेट में झारखंड है, बोकारो स्टील सिटी। वहाँ जो ट्राइबल लीडर्स थे उनके मैं भाषण को सुनता था। उनके भाषण की प्रमुख बातें होती थी कि राज्य जो है खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, इंडस्ट्रीज हैं, और इस एरिया का कमाई नॉर्थ बिहार के लोग यानी कि आज का बिहार खाता है। ये तर्क दिए जाते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ, झारखंड उतना डेवलप नहीं किया पैसे होने के बावजूद, जितना डेवलपमेंट मैं बिहार के एरिया में देखता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी दूसरे टीचर का ओपिनियन अलग हो, पर मैंने दोनों एरिया को देखा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि झारखंड का एरिया बंटवारे के बाद उतना डेवलप नहीं किया जितना बिहार किया, कॉम्पेरेटिवली। ठीक है बच्चों, कॉम्पेरेटिवली। जैसे जो आज का बिहार है, उस समय जो स्थिति थी, ठीक है, मान लो उस समय वो 10 रुपया कमाता था, आज 100 कमा रहा है। आज का झारखंड का एरिया, उस समय वो 100 कमाता था, आज 120 कमा रहा है। तो लोग ऐसे भी कंपेयर करेंगे, आप कैसे बोल रहे हो भाई, हम 120 कमा रहे हैं, आप 100 ही कमा रहे हो, आप 70 कमा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एरिया वाइज जो उस समय का डेवलपमेंट ग्राफ था, सड़कें, ठीक है, बिजली पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बातें, ठीक है, अगर कॉम्पेरेटिव स्टडी करें तो लगेगा कि बिहार का जो एरिया है उसने ज्यादा डेवलपमेंट किया। ठीक है, अब झारखंड का बोलोगे बोकारो स्टील सिटी प्लांट है, तो प्लांट आज का है, झारखंड बनने के बाद कितना प्लांट लगा ये देखना होगा। टाटा स्टील प्लांट झारखंड में है, आज का है, 1907 ब्रिटिश एरा, आज कितना लगा। तब ऐसे कंपेयर करोगे तो पाओगे कि बिहार के एरिया ने ज्यादा डेवलपमेंट किया बंटवारे के बाद में। खैर, जबकि पैसा खूब है झारखंड के एरिया में, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है, टैक्स आता है गवर्नमेंट को, ठीक है, खनिज पदार्थ हैं। तो सब कुछ होते हुए जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, मुझे तो लगता है वैसा नहीं हुआ। ठीक है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ। कोई हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स के बेस पे बात करे, तो बोले कि नहीं हमारी सरकार थी, ये सरकार थी, ऐसा किया वैसा किया, ये वाली सरकार ऐसा किया, या फिर ये बोले कि हमने जब आया तब हमने किया, पिछली सरकार ने ऐसा किया। ये सब अलग बातें हैं। ठीक है, पर मेरा अपना ओपिनियन ये है। नाउ, तो फिर बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी हुआ। ठीक है, नाउ
When the demand for the formation of states on basis of language are raised, some rational leader, तो देखो रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट होता है। झारखंड के बनने से भी रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट हुई। जैसे जब झारखंड बिहार के साथ था, ठीक है, जब वो पूरा बिहार था ये, अगर नजर दौड़ाओगे तो ट्राइबल लीडर एज ए चीफ मिनिस्टर आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, पर झारखंड बनने से क्या हुआ, ठीक है, ट्राइब्स जो हमारे हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के भाई बहन हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिला, उनके अपने कम्युनिटी के बीच से मुख्यमंत्री बनने की संभावना बनी और बने भी। ठीक है, चाहे अर्जुन मुंडा हो, ठीक है, बाबूलाल मरांडी फॉर सम टाइम, ठीक है, अभी अ, आपको हेमंत सोरेन। तो ये आप जो है आप देखोगे कि उस एरिया में, उस एरिया के लोगों के लिए और विशेषकर शेड्यूल ट्राइब्स के लीडर को मौका मिला। ये भी डिमांड, अलग डिमांड के पीछे एक रीजन थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज रेज्ड, ठीक है, कुछ लोगों को फियर हुआ, डर हुआ कि इससे देश की यूनिटी खतरे में पड़ेगी। पर ऐसा निर्णय लिया गया और हमारा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्या बोला कि लैंग्वेज बेसिस पर हमने जो राज्यों का गठन किया उससे भारत मजबूत हुआ। ठीक है, भारत मजबूत हुआ। अब ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी को एकदम थोप देना चाहिए, मैं उसका विरोधी विरोधी हूँ। ठीक है, हिंदी को बढ़ाने का काम होना चाहिए और धीरे धीरे हिंदी बढ़ रही है। ठीक है, आज हमारे जो साउथ इंडिया के भाई बहन हैं, ठीक है, वे हिंदी, उनका जो रेशियो है हिंदी समझने का, बोलने का, वो बढ़ रहा है। तो थोपने से क्या होगा, एक रिजिड फैसला लेने से रिजिडनेस और राजनीति उधर भी हो सकती है। ठीक है, तो राजनीति में हम लोग नहीं गए, हमारे नेताओं ने समझदारी से काम किया और जब डिमांड उठा तो उन्होंने प्रैक्टिस किया। चलो देखते हैं, और राज्य भाषा के आधार पर बनने से देश मजबूत हुआ। अब तमिलनाडु के लोग हैं, वो तमिल भाषा में अपना सरकार का काम कर सकते हैं उस एरिया में। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वहाँ बंगाली में कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से गुजरात के लोग गुजराती में, उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा में, और उसी तरह से सम अदर स्टेट्स आल्सो। तो हमारा अनुभव क्या है कि रीजनल लेवल पर, लैंग्वेज बेसिस पर राज्यों का निर्माण करने से भारत मजबूत हुआ है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने लैंग्वेज पॉलिसी भी अपनाया। ठीक है, हम लोगों ने लैंग्वेज पॉलिसी क्या अपनाया, हम लोगों ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज करके एक लिस्ट बनाई। ठीक है, हम लोगों ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज करके एक लिस्ट बनाई, जो अगले पेज पर है, पेज टर्न करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा, ये देखो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो बहुत सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, लोग डिफरेंट डिफरेंट भाषा में देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एग्जाम अलग अलग भाषाओं में होते हैं। कहीं कहीं कुछ भाषा कंपलसरी होता है, पर एट द सेम टाइम दूसरा, अब जैसे देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, आई एम टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस इन इंग्लिश मिक्स हिंदी। अब तमिल वाले जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ जो स्टूडेंट हैं या जो टीचर हैं, वो तमिल भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो शिक्षा है वो तो मदर टंग में होनी ही चाहिए। ठीक है, जो वहाँ की भाषा है। अब ठीक है, अंग्रेजी पूरा मैं बोलता रहूं तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए समटाइम हिंदी, समटाइम इंग्लिश। नाउ मूविंग अहेड, सो शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात की हम लोगों ने। यहाँ पे देखो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है और मैक्सिमम बड़ी संख्या में लोग देखो 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। हाँ, 43.63 बच्चों, ये जो हिंदी का आंकड़ा है ये इंक्रीज कर रहा है। इसी के लिए मैं ये समझता हूं कि हमें हिंदी थोपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग श्रीलंका की तरह करें तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है,
प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि लोग और को सुविधा होती है अपनी भाषा में। अब देखो यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम होता है, आईएएस बनते हैं, अलग अलग और कैटेगरी भी उसमें सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेलवे बोर्ड्स वगैरह, ठीक है, में कैंडिडेट जाते हैं, लोग जाते हैं एग्जाम के जरिए। इवन एनडीए भी यूपीएससी लेता है। तो उसमें एक बार जो है हिंदी को लेकर के एक डिसीजन हुआ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। तो जो हिंदी से तैयारी कर रहे थे बच्चे और जो टीचर हिंदी से तैयारी करवा रहे थे, उन लोगों ने जबरदस्त उसका विरोध किया, ठीक है। उस फैसले में अंग्रेजी जानने वाले बच्चों को एडवांटेज मिल रहा था, इवन मिल रहा भी है। तो जब वह फैसला हुआ तो जो बड़े बड़े टीचर्स थे जो आईएएस की तैयारी वगैरह कराते हैं, और वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, जो एक बड़ा फेमस नाम है टीचर का, विकास दिव्य कीर्ति, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, दूसरे और भी टीचर्स हैं, ये लोग जनरली यूट्यूब पे इनके वीडियोस हैं। तो और बाकी और भी टीचर होंगे जो बच्चे तैयारी करते हैं आज के डेट में, उनको नाम पता होगी। तो उन लोगों ने काफी विरोध किया कि नहीं, ऐसे फैसले से जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको नुकसान होगा, ठीक है, इवन जो अदर भाषी बच्चे हैं अंग्रेजी छोड़ करके उनको भी नुकसान होगा। तो जब वैसे निर्णय पर हमने विरोध किया, तो जो हमारे तमिलनाडु में भाई बहन हैं या बंगाल में हैं या फिर वो अदर स्टेट्स में हैं, तो उनका विरोध भी हमें समझना चाहिए, ठीक है। अगर हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो हमें भी दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, और एक दूसरे का ख्याल रखना ही जो है राष्ट्र निर्माण का बेसिक होता है। तो बच्चों मैं फिर बता दूं आपको, जो ये हिंदी का जो आप डाटा देखोगे, पुरानी किताबों में मैं देख रहा था वो 40 था, 40, नाउ इट्स इंक्रीजिंग 43 हो गया। और ये डे बाय डे इंक्रीज करेगा बच्चों, ये डे बाय डे इंक्रीज करेगा। अब जैसे आप देखो, हमारे जो साउथ के लीडर्स हैं, ठीक है, जो साउथ इंडिया से लीडर्स आते हैं, आप नाम उठा करके देख लो, उनकी हिंदी देखो आप, ठीक है, बहुत अच्छी हिंदी है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज। या पुष्कर ने नाम भेजा है विकास दिव्या कीर्ति, या इनके बहुत सारे वीडियोस हैं, या फिर एक और भी टीचर हैं क्या, अवध ओझा, कुछ इस तरह करके टीचर हैं, उनके भी जो है यूपीएससी से रिलेटेड वो भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके भी वीडियोस यूट्यूब पर हैं। ऐसे और बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो उस एरिया में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनका नाम जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, और मैं भी कई बार उनके वीडियोस को देखता हूँ, ठीक है। उनके प्रेजेंट करने के, चीज़ों को प्रेजेंट करने का उनका तरीका काफ़ी बेहतर है। कुछ और टीचर्स भी हैं, मैं स्पेशली दो जो नाम लिया वो यूपीएससी की तैयारी से संबंधित नाम लिया, देर आर मेनी मोर टीचर्स, ओके। तो ये जब डाटा देखोगे बच्चों तो आपको लगेगा, ठीक है, कि हिंदी जो है वो इंक्रीज कर रही है नाउ। तो ये जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें आप देख लो, ठीक है, इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ऊपर से देखो आप, जस्ट मिनट, असमी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो बच्चों यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी भाषा शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है। अगर वह इंग्लिश है तो आप उसको आराम से चुन लीजिए ना। तो इस पन्ने से पीछे चलता हूं क्योंकि पीछे एक पेज छोड़ करके आया हूं। तो यह हमारे देश में लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, थोड़ा इसको ध्यान देना, संसद में भोजपुरी भाषा,
ठीक है। और मैथिली भाषा को लेकर के भी कुछ सांसदों ने डिमांड उठाया कि इसको शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल किया जाए। डिमांड उन्होंने उठाया, ठीक है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि उसको इंक्लूड कर लिया गया है। और दूसरी और भाषाओं को लेकर के भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आने वाले लीडर्स डिमांड उठाते हैं। डिमांड उठाना वहां पर प्लेटफॉर्म भी है, पार्लियामेंट। केंद्र सरकार निर्णय लेती है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर लीडर्स। तो यहाँ देखना आप लोग, हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है ना, लेकिन नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं, ऑफिशियल भाषा है, ठीक है। और ऐसे 21 और भाषाओं को भी जगह दी गई है, इवन अंग्रेजी को भी जगह दिया गया है जो शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। यहाँ 40% ही है, लेकिन आपने अंदर डिटेल में देखा 43% दिखा हुआ है। तो ये जो डाटा है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पीपुल हु आर यूजिंग हिंदी एज देयर मदर टंग। फिर हिंदी को छोड़ दिया जाए, बिसाइड हिंदी, बच्चों देखना देखना ध्यान देना, बिसाइड हिंदी रहेगा तो 21 भाषाएं हैं शेड्यूल लैंग्वेज में, बिसाइड हिंदी, हिंदी को छोड़ करके, इंक्लूडिंग हिंदी 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। अंग्रेजी को लेकर के क्या बात है, अंग्रेजी को लेकर के यह बात है कि जब संविधान बना, ठीक है, तो यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी भारत में बनी रहेगी, ठीक है, पर कुछ समय के लिए, ठीक है। अब 1965 का ईयर काफी डिमार्केट किया जाता है कि अंग्रेजी समय तक यूज होगी ऑफिशियल पर्पस के लिए, फिर हट जाएगी। लेकिन फिर यह बढ़ती रही, कुछ और डिमांड्स हैं। इन बातों पर बच्चों बात खत्म करूंगा क्योंकि एंड हो जाएगा क्लास भी, आपके दूसरे क्लास भी हैं। So with this today's class I am ending. Thank you very much to all respected students to be with me. बच्चों जो लिंक गया है गूगल फॉर्म का उसको फिलअप कर लेना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बात कर लेना, केवल उस समय फोन नहीं करना है, क्लास ओवर के बाद बात कर लेना, या फिर मुझको व्हाट्सएप कर लेना अगर कहीं वहां फंस रहे हो, प्रॉब्लम हो रही होगी। अदरवाइज यू पीपल आर इन स्टैंडर्ड 10 समझ में आएगा, वहां क्या है गूगल फॉर्म में, आप उसको जरूर भरना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।